नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 343 का हाल सालों से बुरा है। इसकी बदहाली को देखते हुए युवक राहुल जीत सिंह आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बता दें कि आमरण अनशन 17 दिसंबर को शुरू हुआ था और इस अनशन की योजना तब तक थी जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के बल प्रयोग के कारण राहुल जीत सिंह को धरना स्थल से उठाकर रामानुजगंज अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दरअसल अनशन में राहुल जीत सिंह की तबीयत बिगड़ती चली गई। वहीं इस मामले में राहुल जीत सिंह का कहना है कि मुझे रोड रिपेयर का 1 महीने, 2 महीने, 3 से 4 महीने तक का आश्वासन दे दिया जाए, लेकिन किसी भी संबंधित अधिकारी के द्वारा लिखित आश्वासन नहीं दिया। बता दें कि बल प्रयोग करके उठाकर अस्पताल ले जाया गया। राहुल जीत भावुक होकर भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते रहे और खुद को पुलिस के हवाले सौंप दिए। उधर छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी लगातार अपनी नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरगुजा से जिस तरीके से रायपुर तक अनुयायी यात्रा निकाली जा रही थी, जिसे बिलासपुर में पुलिस ने रोक दिया। वहीं पदाधिकारी और नेताओं से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप दिया गया है। हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। यदि मांगी पूर्ण नहीं होंगी और टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। शिक्षक हैं और वो पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, तो हम अपने अपने गृह जिलों में और अपने अपने क्षेत्रों में हर विधायक और मंत्रियों से, इवन जहां पर हम पदस्थ हैं वहां करके भी जो विधायक और मंत्री वगैरह गण हैं उन सब से मिल चुके हैं और सबसे हमको एक मौखिक आश्वासन तो मिला है। सबका ही हमको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मौखिक रूप से मिल रहा है। तो हमारी अब मुख्यमंत्री जी से ये गुहार है, क्योंकि डीपीआई के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास अब तक कोई भी लिखित आदेश नहीं आया है जिसके आधार पर हम कुछ आपको बचाने के लिए, आपके लिए कुछ किया जा सके। तो जब तक वो ऐसा कोई आदेश नहीं आता है तब तक हमारे बचने की राह वो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी यही गुहार है कि वो हमारी सेवा सुरक्षा के लिए डीपीआई वालों को अति शीघ्र आदेशित करे। सर, हमारे कई सैकड़ों साथी सरगुजा से, अंबिकापुर से रैली निकाल रहे थे पैदल यात्रा रायपुर आने के लिए, और बिलासपुर में जैसे ही सर ये रैली पहुंची और सभी लोग उसमें हम लोग शामिल होना चाहते थे, परमिशन भी लिए थे। लेकिन सर जैसे ही हम लोग पहुंचे सर सैकड़ों की संख्या में, और अचानक से लेटर आ गया कि नहीं, आपका रैली जो परमिशन था वो निरस्त कर दिया गया है करके। तो सर काफी ज्यादा परेशान हुए हम लोग, सभी शामिल हुए थे, है ना। कई सैकड़ों साथी जो आ रहे थे, मनोबल टूटा सर। फिर वहां से सर हम लोग वापस आ गए और डीपीआई के अधिकारी द्वारा हमारे टीम मेंबर्स को 10-11 लोग को बुलाया गया और बताया गया कि सर आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है। नहीं सर, इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो कोई पहले से शासकीय पद पे रहे हो और उनको निकाला गया हो। शायद ये पहला ही होगा हमारा जिसमें हमें सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं उनको निकाला जाएगा। अभी तक हमने तो कहीं नहीं सुना है कि पहले से कार्य कर रहे हो और अचानक से उनको निकाला जाए, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। इवन हमारे गैजेट में लिखा हुआ है बीएड और डीएड दोनों ही एलिजिबल है, लेकिन अचानक से वो कोर्ट केस में हमें ऐसा फैसला सुना दिया जाता है जिसमें बीएड बाहर हो जाते हैं। तो ये तो हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, बिना गलती की सजा वाली बात हो गई है ये। जी, हम लोग अभी बीएड जो हम लोग 3000 लगभग शिक्षक हैं और हम लोग को अभी फिलहाल 10 दिसंबर में ही एक लास्ट हाई कोर्ट में एक केस गया है जिसमें ना उन लोग डीएड वालों को 15 दिन के भीतर नियुक्ति देने के लिए बोले हैं। लेकिन पूरा अगर आपको सुनाना चाहूँ, बताऊं क्या आपको पूरा मामला? तो सबसे सर्वप्रथम जब हम लोग का 2023 में भर्ती निकला था, उस समय जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें साफ साफ लिखा था कि बीएड और डीएड दोनों इसमें शामिल रहेंगे और दोनों ही परीक्षा दिलाएंगे। हम लोग उसी के नोटिफिकेशन के ही आधार पर तैयारी चालू किए। सब चीज को छोड़कर हम लोग तैयारी चालू किए, सब एग्जाम में बैठे। वहां से हम लोग मेरिट लिस्ट में भी आए। मेरिट लिस्ट में आने के बाद हमारा सिर्फ ज्वाइनिंग बचा था। उसी बीच में राजस्थान का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसका जिक्र नोटिफिकेशन में यहाँ कहीं नहीं था कि हमको तो पता भी नहीं था कि कहीं केस चल रहा है डीएड बीएड का। अधिकतर अभ्यर्थियों को तो ये सब पता ही नहीं था। हम छत्तीसगढ़ के हिसाब से ही पढ़ रहे थे, सब चीज कर रहे थे।
अचानक वहां 11 अगस्त को एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि डीएड सिर्फ प्राथमिक के एलिजिबल रहेंगे, अब बीएड वाले यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा सब चीज हो चुका था, हम मेरिट में आ गए थे, सिर्फ ज्वाइनिंग बचा था। भोपाल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अक्षय पात्र संस्थान द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान जो है संस्थान में विद्यार्थियों को 1 करोड़वीं थाली परोसी और भोजनशाला का निरीक्षण किया। वहीं वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा प्रतिदिन 50,000 विद्यार्थियों को शुद्ध एवं सात्विक भोजन प्रदान कराता है और जो कि एक सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री उदय प्रताप सिंह जी और राज्य मंत्री बहन राधा सिंह और संस्थान के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाहपुरा भोपाल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत अक्षय पात्र संस्थान द्वारा आयोजित 1 करोड़ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में सहभागिता की और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संस्थान में विद्यार्थी को 1 करोड़वीं थाली परोसी और भोजनशाला का जो है निरीक्षण किया। वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और संस्थान के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। द्वारा जो मिड डे मील के माध्यम से हमारे अपने 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन शुद्ध आहार देने का जो क्रम चालू किया है, मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से मैंने इनका पूरा यंत्र और बाकी चीजें देखी है, ये हमारे पोषक तत्वों से परिपूर्ण और शुद्धता के आधार पर बहुत अच्छा उपक्रम है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय राधा सिंह जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, हम सब ने मिलकर के इस पूरे अभियान के प्रति शुभकामना दी है और उम्मीद करेंगे कि ये हमारे बाकी राज्य के बच्चों को भी इस प्रकार से मिले। मैंने पहले वृंदावन और बेंगलुरु में भी देखा है, जब मैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर था। हाइजीन के मामले में देश में इनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड है और अभी तक 1 करोड़ थालियों का उन्हें लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 1 साल पूरा हो गया। मुझे लगता है कि स्वच्छता, शुद्धता और हाइजीन के मामले में हम बच्चों के प्रति जितनी सजगता रखेंगे वो आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर होगा। अक्षय पात्र इस बात के लिए बधाई का पात्र। उधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में है। दरअसल हाईकोर्ट ने माना है कि आरिफ ने सफेद झूठ बोला था, निर्वाचन अधिकारी के साथ कोर्ट को भी गुमराह किया था और मसूद ने जानबूझकर निर्वाचन पत्र में बैंक के कर्ज लेने की जानकारी छुपाई थी। इतना ही नहीं, बैंक पर भी बयान बदलने के लिए दबाव बनाया था। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने आरिफ मसूद का चुनाव खारिज करने की मांग की थी और ध्रुव नारायण की याचिका पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद की याचिका को खारिज कर दिया है। इस प्रकरण की जो पृष्ठभूमि ये है कि आरिफ मसूद का जो चुनाव है उसको चुनौती दी गई है वहां के जो प्रत्याशी थे भाजपा के ध्रुव नारायण सिंह द्वारा। तो उस याचिका को निरस्त करने के लिए उन्होंने एक आवेदन लगाया था जो माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में निरस्त कर दिया था, जिसके विरुद्ध वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। वहां जाकर उन्होंने गलत बयानी करी और ये कहा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर कर्ज को छुपाने के तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वे फर्जी हैं, कूट रचित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पूरे प्रकरण को नीचे वापस अग्रेषित भेज दिया था और कहा था कि आप इन तथ्यों का साक्ष्य लिखकर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि क्या वास्तव में कूट रचित दस्तावेज हैं अथवा नहीं। गलत इंटरप्रिटेशन बाहर आया है। पहले 2 चीज समझ लीजिए। मेरे ऊपर लोन जो है उसका मैं डिस्प्यूटेड लोन मैंने अपने फॉर्म में शो करा है। जो इलेक्शन का मैंने फॉर्म भरा है उसमें डिस्प्यूटेड कॉलम में मैंने भरा है, एक वो देख लिया जाए। दूसरा, बैंक मैंने अपने एक लेटर जारी करा जो मेरे को जारी नहीं हुआ, ना मुझे मिला। ये उसने अदालत में एक्सेप्ट करा कि आरिफ मसूद और उनकी पत्नी को कोई पत्र हमने जारी नहीं करा।
हाईकोर्ट की तरफ से जो है चुनाव खारिज करने की इनकी तरफ से जो मांग हुई थी, जो है उन्होंने हाईकोर्ट ने आरिफ की याचिका को खारिज कर दिया है। उधर जबलपुर में कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सौरभ नाठी शर्मा के नेतृत्व में एक सद्बुद्धि जो है यज्ञ का आयोजन किया गया। सद्बुद्धि यज्ञ में जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी की गई टिप्पणी के विरोध में ये यज्ञ किया गया है। सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर देश को लोकतंत्र और समानता का अधिकार दिया है और उनकी जो विरासत है उस पर जो है इस तरह की असंसदीय टिप्पणी अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को संविधान की मर्यादा और मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने मांग की कि अमित शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जबलपुर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया और अमित शाह की तरफ से अंबेडकर वाले बयान पर जो है ये प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर जो है अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए। करोड़ों बार इस नाम को हिंदुस्तान में लिया जाएगा और हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए इस सम्मान के साथ। इस सृष्टि की रचना भगवान ने करी, जीवन दिया, मगर जीने का अधिकार अगर हिंदुस्तान वासियों को किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और इस संवैधानिक व्यवस्था के चलते, लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते अमित शाह जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान की लोकसभा में सदस्य बनता है और जिनने संविधान की रचना करी उसको असंसदीय तरीके से, कल बाबा साहब को जिस तरीके से संसद में बोला गया, हम उसका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। विरोध के साथ साथ यहाँ हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ करा है कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। जिस संविधान के चलते हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत के आप सदस्य बन रहे हो, उस संविधान के रचयिता को आप इस तरीके से सदन के अंदर जो बोले, उस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन होती जा रही है। जहां एक वर्ष के सफल कार्यक्रम से जो है कार्यकाल से डरी कांग्रेस अनर्गल बातें कर रही है। एक वर्ष में लगातार प्रदेश में शांति फैलाने का काम की है, अब मुद्दा विहीन होते जा रही है। वहीं हमारी सरकार बेहतर कार्य कर रही है और आगे यह निरंतर जारी रहेगी। देखिए, जहां पर भी घोटाले और भ्रष्टाचार होंगे, एजेंसियां ठोस और मजबूत गति से काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। जांच हो रही है, जांच पर जो तथ्य पाए जा रहे हैं उस पर ठोस कार्यवाहियां हो रही है। ये सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदा बाजार कांड के पीछे किनका षड्यंत्र था, कौन उसके पीछे था, ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है, राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है, राज्य के लोगों को गुमराह करना चाहती है ताकि राज्य में अशांति हो, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल राष्ट्र हित का जब भी कोई निर्णय होता है, जनहित का कोई बड़ा निर्णय होता है, हमेशा उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी का जहां तक विषय है, ये तो केवल और केवल एक परिवार के हित की चिंता करते हैं। देशवासियों की चिंता, देश की चिंता, ये कांग्रेस पार्टी को कभी रही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की आवश्यकता है, देश की जरूरत है और
एक बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार करने जा रही है। ये जो सारंग, देखिए, ये सर्वविदित है कि जल जीवन मिशन के काम को कांग्रेस की सरकार ने कैसे किया था, कैसे आपस में बंदरबाट करने की योजना बनाई, रणनीति बनाई, और 2 साल के लिए विलंब हुआ कांग्रेस के कारण, और आनन फानन में जो काम शुरू हुआ उसमें सारी अव्यवस्था रही है। जहां जहां पर भी गड़बड़ी मिल रही है उस पर कठोर कार्रवाइयां कर रहे हैं, और जल जीवन मिशन के जो अव्यवस्था है उसको दूर करके उन कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। जहां गड़बड़ी पाएंगे कठोर कार्रवाई करेंगे, पर ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जनहित का बड़ा काम है जल जीवन मिशन, और इसलिए उस योजना को हर संभव पूरा करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। उधर छत्तीसगढ़ के ओरछा में हुए नक्सली मुठभेड़ में घायल स्थानीय बच्चों से मिलने कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बच्ची से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना। साथ ही आपको बता दें कि परिजनों और डॉक्टरों से भी इलाज को लेकर बातचीत की, और वहीं पीसीसी अध्यक्ष ने ओरछा में हुए मुठभेड़ को फर्जी बताया और छत्तीसगढ़ में हो रहे नक्सली एनकाउंटर्स को छत्तीसगढ़ सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया। बता दें कि 11 दिसंबर को हुए इस एनकाउंटर में सरकार ने दावा किया है कि 7 नक्सलियों को ढेर किया गया। वहीं पीसीसी अध्यक्ष ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए पुलिस द्वारा आम नागरिकों को हताहत करना बताया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों जिला कांग्रेस सम्मेलन में टीएस सिंहदेव ने बाबरी मस्जिद पर हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर अपना बयान दिया था, जिस पर राजनीतिक गलियारों में जो है हंगामा मचा हुआ है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि विवादित भूमि पर जजों ने न जाने क्यों ऐसा फैसला लिया। टीएस सिंहदेव के इस बयान पर अंबिकापुर में भी हिंदू संगठन के लोग एफआईआर दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे। देखिए, लास्ट अपने मीटिंग में टीएस सिंहदेव जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर उंगली उठाया है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित होना बताया है। आज वर्षों की लड़ाई के पश्चात वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सारी वैधानिक बाध्यताओं को पूरी करते हुए मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाना हिंदू जन भावनाओं का अपमान है, मुस्लिम तुष्टीकरण है। कि देश में विशेष और विषम परिस्थिति जो बन गई थी, एक बार भी उसको थामने के लिए, रोकने के लिए और खत्म करने के लिए मत उठाओ। 5 जज के बेंच ने ये फैसला किया, सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं, उसके खिलाफ कि जमीन का मालिक कौन है वास्तव में, उस पर चर्चा ही नहीं, फलाना क्या है उस पर चर्चा ही नहीं। बस ये निर्णय लिया गया कि इसको ऐसा करने के लिए ये फैसला सुना दिया जाता है, ताकि आगे के लिए बात को अब नहीं खोला जाएगा और अमन चैन देश में बना रहेगा। उधर जांजगीर चांपा में आबकारी विभाग के अधिकारी शराब कोचियों को लगाम लगाने में जो है पछड़ते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि
जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के हर नुक्कड़ों पर अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री हो रही है, लेकिन इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी की जो है सबसे बड़ी वजह यह है कि आबकारी विभाग में पदस्थ भ्रष्ट अधिकारियों का इस शराब कोचियों को समर्थन मिल रहा है। जब विभाग छापेमारी के लिए आता है तो उसने पहले ही सूचना पाकर ये शराब कोचिए वहां से फरार हो जाते हैं। उधर बलरामपुर जिले के एक स्कूल के शिक्षकों को छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 17 दिसंबर को पीड़ित छात्राओं के परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी थी कि जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट समेत दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। को पीड़ित छात्राओं के परिजन थाना पहुंचे थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्चियां जिस स्कूल में पढ़ती है वहां पदस्थ शिक्षक मोहम्मद साहिब के द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकत एवं छेड़खानी किया जाता है। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा थाने में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शिक्षक मोहम्मद साहिब को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। उधर हनुमान मंदिर और गोपीदास मंदिर की सैकड़ों करोड़ की दान दी गई संपत्ति को अवैध रूप से भूमाफिया बेच रहे हैं। ये बड़ा आरोप अवधेश जैन ने लगाया है और आपको बता दें कि फर्जी सर्वाकर जो है महंत बनकर आशीष दास राजस्व न्यायालय में जमीन बिक्री की सहमति दे रहे हैं। महासमुंद के भूमाफिया हरमीत सिंह खनूजा रायपुर में मंदिर और संस्थाओं की जमीन हड़पने के लिए गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारी और मजदूरों की संस्था की कीमती जमीनों में कुटर्चना कर जो है हड़पने का खेल खेला जा रहा है, जिसमें आरोप ये भी है कि कई राजस्व अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें है। उधर बलरामपुर में रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं, लेकिन राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले में अधिकारी मौन हैं। बताया जा रहा है कि आए दिन रेत माफियाओं पर लगाम कसने के निर्देश शासन और प्रशासन स्तर पर सिर्फ कागजों में ही सीमित रहते हैं। जमीनी स्तर पर कुछ और ही देखने को मिलता है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते सख्ती से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। बढ़ती ठंड को देखते हुए फैसला लिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर जो है डीईओ के आदेश हैं। प्रथम पाली का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और 12:15 से शाम 4:30 तक जो है द्वितीय पाली का समय रखा गया। तत्काल प्रभाव से आदेश पर अमल हो और 18 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा आदेश। सख्ती से इस वक्त की बड़ी खबर स्कूलों से जुड़ी हुई, जहां पर स्कूलों के समय में फेरबदल हुआ है। बढ़ती ठंड को देखते हुए ये फैसला किया गया है, जहां पर कलेक्टर के निर्देश पर जो है डीईओ के आदेश है, जहां तत्काल प्रभाव से आदेश पर अमल हुआ और 18 जनवरी 2025 तक ये आदेश जारी रहेगा। सख्ती से इस वक्त की बड़ी खबर स्कूलों के समय को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्कूलों के समय में फेरबदल देखने को मिला है और साथ ही आपको बता दें कि बढ़ती ठंड को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिसमें कि तत्काल प्रभाव से ये फैसले अमल में लाए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।